अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका प्रभाव भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। आपने अब तक सुना होगा कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया की सबसे मजबूत इंडस्ट्रीज में से एक है और भारत को दवाओं का हब ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाता है। लेकिन अब यहां पर इस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के हब को उखाड़ने के लिए और अमेरिका में नई इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत ट्रंप ने कहा है कि जो कंपनियां अमेरिका में काम नहीं करेंगी, जो कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगी, आगे आने वाले 2 सालों में उन पर 200% का टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा। तो अब ये पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले पर हम थोड़ा सा और डिटेल से चर्चा करेंगे। भारत पर इसका क्या असर होगा, इसकी रियलिटी क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, क्या असल में ऐसा किया जा सकता है, क्या असल में ऐसा कोई एग्जांपल हमको पहले देखने को मिलता है, ये तमाम पॉइंट्स हम डिटेल से समझने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले एक बार यहां पर देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो यहां पर हुई हैं। सबसे पहले ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों आया है कि ये पूरा टॉपिक जो है उसका कैटलिस्ट क्या है, उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक है अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बयान, जिस बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगले 2 साल तक जो है जो भी दवाएं अमेरिका में जाती हैं, जो भी दवाएं अमेरिका में लाई जाती हैं, उन दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। उसके 2 साल बाद जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा तो 2 साल बाद जो है 100% का टैरिफ दवाओं पर लगाया जाएगा जो भी दवाएं अमेरिका में आती हैं, और उसके 1 साल बाद 200% का टैरिफ जो है वो उन दवाओं पर लगाया जाएगा। तो यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से लिया गया है कि आगे आने वाले समय में जो जेनरिक दवाएं हैं उनके ऊपर 100% और आगे आने वाले समय में 200% का दंडात्मक टैरिफ जो है वो यहां पर लगाया जा सकता है। अब इसमें स्टेक क्या मौजूद है, इसमें क्या जोखिम आपको देखने को मिल सकता है। इसमें जोखिम आपको ये देखने को मिल सकता है कि इस पूरे निर्णय का प्रभाव जो है वो खासतौर पर आपको भारतीय बाजार पर देखने को मिलेगा। किस तरीके से भारतीय बाजार पर इस तरीके से आपको असर देखने को मिलेगा कि भारत की तरफ से 2025 में जितना भी दवाओं का निर्यात जो किया गया था उसमें से लगभग 40% निर्यात, 35 से 40% निर्यात जो है वो अकेले अमेरिका को किया गया था। यानी कि भारत का 35 से 40% बाजार जो है वो वर्तमान समय में इस पूरे फैसले की वजह से खतरे में मौजूद है, और इसीलिए भारत के लिए वो जो पूरा टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और अब यहां पर प्रतिक्रिया अगर आप देखें, इसका रिएक्शन क्या रहा है, इसका पिवट क्या आपको देखने को मिला है, तो इसकी वजह से जो आपका अमेरिका में एफडीआई है, अमेरिका में भारत की तरफ से जो एफडीआई है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिली है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम और ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, सब पर हम जो है और ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहां पर इस पूरे टॉपिक पर और आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप एग्जाम की बात करें, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें, तो धीरे धीरे यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो और ज्यादा अनिश्चित होता जा रहा है और ज्यादा अनसर्टेन होता जा रहा है। लेकिन इस अनसर्टेनिटी में भी आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक पूरा पैटर्न जो है वो यहां पर मौजूद है। और वो पैटर्न अगर आपको समझना है तो वो पैटर्न समझने के लिए जो सबसे बेहतर किताब है वो है आपका पीवाईक्यू। जो सबसे बेहतर तरीका है वो तरीका है आपका पीवाईक्यू। तो हम आपके लिए पीवाईक्यू की किताब लेकर के आए हैं, जिस किताब में 2011 से लेकर के 2016 तक 2011 से लेकर के 26 तक जितने भी आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम हुए हैं उन सभी सवालों को खंडवार तरीके से, आपका सब्जेक्ट वाइज तरीके से इस किताब के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो ये किताब आपकी तैयारी में एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो अगर आपको ये किताब चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको ये किताब मिल जाएगी। प्रीलिम्स पीवाईक्यू की किताब है, दृष्टि लर्निंग ऐप पर मौजूद है। और अगर आप चाहें तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ये किताब आपको मिलेगी, जैसे Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहां पर भी आपको किताब मिल जाएगी। लेकिन मुख्यतः अगर आपको डाउनलोड करनी है तो दृष्टि लर्निंग ऐप से आप इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं, इस किताब को आप मंगा सकते हैं। तो ये आईएएस प्रीलिम्स सॉल्व पेपर की किताब है, ये आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर मिलेगी। किताब आपकी बहुत काम आने वाली है आपके एग्जाम में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इस किताब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे। इस पूरे टॉपिक को और डिटेल से समझने से पहले, इस पर विस्तार से बात करने से पहले एक जो चीज हमें यहां पर समझ लेनी पड़ेगी वो ये है कि क्या असल में ऐसा हो सकता है, क्या असल में अमेरिका जो है वो भारत पर या किसी भी देश पर 200% का टैरिफ लगा सकता है। इसके पीछे की रियलिटी को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर हमको समझना पड़ेगा वो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि वो इस तरीके का कोई टैरिफ लगाने वाले हैं, वो दवाओं के ऊपर कोई टैरिफ लगाने वाले हैं। इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार इस तरीके की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो ये एक तरीके से बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो मौजूदा बयान को एक रिटोरिक बयान की तरह देख रहे हैं। पिछले 2 बयानों की अगर आप बात करें, इससे पहले 2 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से घोषणा की गई थी कि 31 जुलाई से ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा।
जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का उन्होंने हवाला दिया था। उससे पहले अगर आप देखें तो 25 सितंबर 2025 को घोषणा की गई थी कि आयातित ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% का टैरिफ जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाएगा, अमेरिका की सरकार द्वारा लगाया जाएगा। इसकी योजना की जा रही है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि इसमें से कोई भी फैसला अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, कोई भी निर्णय अभी तक जो है वो यहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। और ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखें, ऐतिहासिक रूप से अमेरिका में जो अमेरिका के व्यापार संबंधी नियम है, व्यापार संबंधी कानून है, उनमें हमेशा से जो दवाएं हैं उन दवाओं को छूट के दायरे में रखा गया है। यानी कि कभी भी अमेरिका ने जो दवाएं हैं उन दवाओं पर कभी टैरिफ नहीं लगाया है, क्योंकि अमेरिका में वैसे ही जो आपका मेडिकल इंडस्ट्री है वो बहुत महंगी है। और ऐसे में अगर आप दवाओं पर भी टैरिफ लगा देंगे तो अमेरिका में मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो और ज्यादा महंगी हो जाएंगी, और ज्यादा इन्फ्लेशन उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हिस्टोरिकली कभी भी अमेरिका में जो दवाएं हैं उन पर बहुत ज्यादा टैरिफ नहीं लगाया गया है। तो अगर आप देखें यहां पर आपका इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, यहां पर अगर आप इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल लेंस से समझने की कोशिश करें तो आप इस पूरे टॉपिक को और डिटेल से समझ पाएंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये जो पूरा फैसला है, जो अनाउंसमेंट यहां पर ट्रंप की तरफ से किया गया है, ये अनाउंसमेंट केवल एक रेटोरिक अनाउंसमेंट है, केवल एक दिखावे की तरह यहां पर किया गया है। और इस अनाउंसमेंट का कोई भी उद्देश्य, कोई भी जो संबंध है वो रियलिटी से आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है, ये फैसला मुख्य तौर पर आपका जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, और इन इलेक्शंस के लिए अमेरिका के जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए अमेरिका की सरकार की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो इस पूरे अनाउंसमेंट को कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसको एक पॉलिटिकल डिसीजन की तरह देखा जा रहा है। लेकिन हमारा काम यहां पर क्या है? हमारा काम यहां पर आपका केवल एक पक्ष पर बात करना नहीं है, इसके बहुत सारे पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये हो गया कि शायद ये फैसला एक पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है, एक पॉलिटिकल रिटॉरिक स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन अगर 1% की संभावना है कि ये स्टेटमेंट सच साबित हो सकता है तो उसके बारे में भी हमको चर्चा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहां पर राजनीतिक बयानबाजी क्या है, रिटॉरिक क्या है, वो हमने देख लिया है। अब यहां पर भारत के लिए क्या दांव पर लगा हुआ है, भारत के लिए अगर मान लीजिए एक बार को अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरीके का कोई फैसला ले लेते हैं तो उससे क्या प्रभाव जो है वो भारत के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो प्रभाव अगर आप देखें 2025 में अमेरिका का जो टोटल फार्मा निर्यात था उसकी टोटल वैल्यू जो थी वो $213 बिलियन के आसपास थी। इसमें से अगर आप फिनिश्ड दवाओं की आयात की बात करें या जेनेरिक, जिसमें जेनेरिक दवाएं भी शामिल हैं, इनकी आयात की बात करें तो टोटल वैल्यू जो थी वो आपका $94.1 बिलियन के आसपास थी। और इसमें से भारत ने जितना है, भारत की जितनी हिस्सेदारी थी वो 9.7 बिलियन के आसपास थी। 9.7 बिलियन के आसपास आपको भारत की हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो भारत के लिए दवाओं के लिहाज से सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका जो है वो भारत के लिए दवाओं के लिहाज से सबसे बड़ा व्यापार है। और इस पर हमने पहले भी बात की थी कि भारत ने दुनिया भर में जितनी भी दवाओं का निर्यात किया है, जितनी भी दवाओं को बाहर भेजा है, उसमें से 40% दवाएं जो हैं वो अकेले आपका अमेरिका में भेजी गई हैं। यानी कि भारत जो है, भारत के लिए अमेरिका का जो दवाओं का बाजार है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में 90% की जो हिस्सेदारी है वो जेनरिक दवाओं की आपको देखने को मिलती है। तो जेनरिक दवाओं का जो बाजार है वो उस बाजार के लिहाज से अमेरिका भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस तरीके को फैसला लिया जाता है तो उस फैसले की वजह से जो पूरा 40% का मार्केट है ये मार्केट प्रभावित हो सकता है। तो इस बात की संभावना यहां पर बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ा जाए। लेकिन यहां पर क्या है, क्या असल में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव मिलेगा हमको? इसका अगर ये फैसला इंप्लीमेंट भी किया जाता है तो क्या उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा? ऐसा नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट से कहते हैं कि यहां पर कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज मौजूद हैं, कुछ संरचनात्मक समस्याएं जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। उन पर एक बार हम थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं कि पूरी तरीके से आप घरेलू जो अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला है उसको स्थापित करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम यहां पर जेनरिक दवाओं की बात कर रहे हैं और जेनरिक दवाओं के मामले में मार्जिन बहुत कम होता है। क्योंकि जेनरिक दवा, मार्जिन का क्या मतलब है? मार्जिन का मतलब यह है कि आपने जितने कॉस्ट में बेचा, सेलिंग प्राइस और आपको बनाने में जो प्राइस मिला है, उन दोनों का डिफरेंस आपका मार्जिन होता है। यानी कि अगर आप देखें तो जेनरिक दवाएं जो होती हैं उनका कॉस्ट वैसे ही बहुत कम है, बहुत सस्ती जेनरिक दवाएं मिलती हैं। ऐसे में अगर आप जेनरिक दवाओं को अपने घरेलू स्तर पर बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आपकी जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट है, आपको बहुत बड़े प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है और आपका जो कॉस्ट, जो प्राइस होता है वो बहुत कम होता है, मार्जिन कंपैरेटिवली यहां पर बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से अमेरिकी कंपनियों के लिए ये करना शुरुआत में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट होगा,
कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा आ जाएगा। अमेरिका में पूरी आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए बहुत भारी लेवल पर निवेश करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जेनरिक दवाएं बनाने के लिए आपको एपीआई की जरूरत पड़ती है। एपीआई की फुल फॉर्म क्या है? एपीआई की फुल फॉर्म है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आप कह सकते हैं एक तरीके से दवाइयों का रॉ मटेरियल होता है। तो कोई भी दवाई बनाने के लिए आपको जो एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है उसको एपीआई कहा जाता है। और अमेरिका में एपीआई की इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है। अमेरिका में एपीआई की इंडस्ट्री बहुत छोटी है। एपीआई मुख्य तौर पर आपका चाइना में बनाया जाता है और कुछ इंडिया में बनाया जाता है। तो एपीआई की जो पूरी आपूर्ति श्रृंखला है उसमें भारत और चाइना की जो हिस्सेदारी है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में आपका अगर अमेरिका अपने देश में दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग की एक सप्लाई चेन स्थापित भी कर लेता है तो उसको एपीआई के लिए अलग से जो है भारत और चाइना पर निर्भर रहना पड़ेगा। यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और अंततः इसका जो निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा, इसका निष्कर्ष ये है, इसमें आपको जीटीआरआई की रिपोर्ट भी देखने को मिलेगी, जो रिपोर्ट ये बताती है कि बड़े पैमाने पर जेनरिक उत्पादन को अमेरिका में स्थानांतरित करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा परिणाम अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए दवाओं की कीमतों पर देखने को मिलेगा और प्राइस स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि दवाओं की कीमतों में आपको बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद रखना है कि क्या रियलिटी जो है वो हमारे सामने मौजूद है। ये हमने रियलिटी देख ली है, संरचनात्मक जो आपका स्ट्रक्चरल रियलिटी है वो हमने देख ली है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भारतीय कंपनी अमेरिका में काम नहीं कर रही है। बहुत सारी भारतीय कंपनियां जो है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जो दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो अमेरिका में अपना काम पहले ही शुरू कर चुकी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे, आपका जो सिप्ला है, सिप्ला नाम की कंपनी भारतीय कंपनी है जो कि मैसेच्यूसेट्स और न्यूयॉर्क में जो है अपने उत्पादन का विस्तार करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा आपका बहुत सारी भारतीय कंपनियां हैं जो कि एफडीए, जो आपका एफडीए है, अमेरिका का जो आपका दवाओं का डिपार्टमेंट है, उससे मंजूरी प्राप्त हो चुकी है, जिनको जैसे सन फार्मा हो गया, जाइडस लाइफ साइंस हो गया, ल्यूपिन हो गया, अरबिंदो फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हो गया। ये सारी कंपनियां जो हैं, ये सारे जो प्लांट हैं, ये अमेरिका में काम करने के लिए मंजूरी प्राप्त कर चुके हैं और कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में मौजूद नहीं है, भारतीय कंपनियां अमेरिका में मौजूद हैं और वो लगातार काम भी कर रही हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। और इसका जो एक रियल इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, जो रियल इंपैक्ट इस पूरे फैसले का देखने को मिल सकता है, वो ये है कि एफडीआई रिबाउंड पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एफडीआई रिबाउंड का मतलब यह है कि जो पैसा भारत की तरफ से अमेरिका में इन्वेस्ट किया जाता है वो पैसा अब और ज्यादा बढ़ सकता है। और ऐसा नहीं कि पैसा बढ़ नहीं रहा है, पहले से ही भारत की तरफ से, जो भारतीय इन्वेस्टर्स की तरफ से जो अमेरिका में इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें आपको बढ़ोतरी नजर आई है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखें तो जो भारतीय इन्वेस्टमेंट था अमेरिका में, उसके टोटल वैल्यू $2.4 बिलियन के आसपास थी। फिर फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये बढ़कर के $3.4 बिलियन के आसपास पहुंच गया और अब फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये बढ़कर के $4.08 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि पिछले 2 साल में आपको लगभग 2 गुना बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। पिछले 2 साल में आपको भारत की तरफ से अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसमें लगभग 2 गुना बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने को मिली है। और यही यहां पर ओवरऑल जो आपका निकल करके आता है, यही चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि इस पूरे फैसले का जो आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, कि इसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव रहेगा वो यही रहेगा कि जो भारतीय कंपनियां अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही थी, उस इन्वेस्टमेंट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, उस निवेश में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो इंपैक्ट है वो यहां पर हमारे सामने जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए, इस पूरे टॉपिक पर हमने डिस्कशन कर लिया है। तो अब अंत में यहां पर अगर आप देखें कि आपका टैरिफ चाहे लागू हो या ना हो, लेकिन जो धमकियां अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से दी गई हैं, वो जिन उद्देश्य से वो धमकियां दी गई थी, वो उद्देश्य आप कह सकते हैं कि लगभग अमेरिका के राष्ट्रपति का पूरा हो जाएगा। उद्देश्य ये था कि जो आपका जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उसमें पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा सके, वो पॉलिटिकल इस्तेमाल भी यहां पर हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो भारतीय इन्वेस्टमेंट है या दुनिया के तमाम अलग अलग जो देशों का फार्मास्यूटिकल इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में जा सके, वो उद्देश्य भी यहां पर आपको पूरा होता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल जो जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस पूरे अनाउंसमेंट को किया गया था, इस पूरा कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर प्राप्त हो जाएंगे। अब 200% टैरिफ लगता है या नहीं लगता है वो 2 साल की बात है, और 2 साल में कौन यहां पर रहेगा और नहीं रहेगा उसके बारे में अभी जो है वो चीजें क्लियर नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि इसमें जो उद्देश्य था कि आपका अमेरिका में बड़े पैमाने पर भारतीय और दूसरे देशों के इन्वेस्टमेंट को प्राप्त करना, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं यहां पर अमेरिका प्राप्त कर लेगा।
चलिए, इस पूरे टॉपिक पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत अमेरिका फार्मास्यूटिकल व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, अमेरिका को होने वाले भारत के कुल फार्मा निर्यात का लगभग 90% हिस्सा जेनरिक दवाओं का है, जबकि भारत के वैश्विक फार्मा निर्यात में अमेरिका की कुल हिस्सेदारी 40% है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत से अमेरिका में होने वाले फार्मा आउटबाउंड निवेश पिछले 4 वर्षों के कुल निवेश से अधिक दर्ज किया गया। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, जेनरिक दवाओं के उत्पादन को अमेरिका में रीशोर करने के लिए प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि मुख्य रूप से धारा 232 सेक्शन 232 जैसे कानूनी ढांचे के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए किया गया है। तो ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहां पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।